व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग एन इक्वेशन। मतलब कि आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, उसको अंडरस्टैंड समझने का मतलब क्या है। उसका मतलब है कि जब आप इक्वेशन देखें तो उसको बिना सोल्व किए ही आपको थोड़ा अंदाजा लग जाए कि इसका जो सॉल्यूशन होगा उसकी क्या क्या खासियत होगी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो इसलिए फिजिक्स, खासकर फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें आइडिया होना चाहिए कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ स्केलर फील्ड्स एंड वेक्टर फील्ड्स। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज ए स्केलर फील्ड? स्केलर फील्ड वो फील्ड है which is characterized by a single number at each point and these scalar values can change with time। मतलब जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं इसमें। अब मान लो मैं एक स्केलर फील्ड डिफाइन करता हूं टेम्परेचर एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो ये जो डिफाइन किया ये एक स्केलर फील्ड है। क्यों? मान लो ये पॉइंट P1 है, इस पे कोई टेम्परेचर होगा T1, ये पॉइंट P2 है, इस पे कोई टेम्परेचर होगा T2, और ये पॉइंट मान लो Pn है, इस पे टेम्परेचर होगा Tn। अब आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो पोजीशन का फंक्शन है, XYZ कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, प्लस में ये टेम्परेचर जो है एट इवन गिवन किसी पॉइंट पे भी टाइम के साथ चेंज हो सकता है। जैसे कि बॉडी अगर ठंडी हो जाए, कूल डाउन हो जाए, या हम हीट करें तो हॉट हो जाए, तो टाइम के साथ ये चेंज भी हो सकता है। दैट इज ए गिवन, ये हम मान के चलेंगे। या फिर अपना अंडरस्टूड है कि अभी फॉर द केस ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये टाइम के साथ जो चेंज है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ जो पोजीशन या स्पेस की वजह से चेंज है वो ही कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड बॉडी है इज ए स्केलर फील्ड। सिमिलरली एक टेरेन है, मतलब टेरेन मतलब कोई भी, जैसे ये सॉइल है, इसके ऊपर पहाड़ है, या फिर कोई ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ सॉइल भी है। तो अगर मैं मान लूं हाइट एट ए प्लेस, तो ये भी एक स्केलर फील्ड है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे कोई हाइट होगी, इस पॉइंट पे अलग हाइट है, इस पॉइंट पे अलग हाइट है, इस पे अलग हाइट है। तो इस तरीके से ये भी एक स्केलर फील्ड होगा। अब बात आती है वेक्टर फील्ड की। सो व्हाट इज वेक्टर फील्ड? व्हाट इज वेक्टर फील्ड? अब जैसे कि मैंने स्केलर फील्ड में बताया था कि हर पॉइंट पे एक स्केलर डिफाइंड है जिसकी वैल्यू स्पेस के और कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है। सिमिलरली मान लो अगर मैं ऐसा कुछ डिफाइन करूं जहां पे हर पॉइंट पे एक वेक्टर पॉसिबल हो और उसकी जो वैल्यूज हैं वो इन कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करें, तो वो वेक्टर फील्ड कहलाएगा। जैसे कि एक रोटेटिंग बॉडी मान लेते हैं, दिस इज ए डिस्क विच इज रोटेटिंग अलोंग इट्स एक्सिस। ओके, तो मान लो ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P3 है, ये पॉइंट Pn है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? थोड़ी ज्यादा होगी। अगर मान लो ये ओमेगा से फ्लो मूव कर रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट, और ये R1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? R1 ओमेगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? R2 ओमेगा। इसी तरीके से इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? Rn ओमेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ वेरियस पॉइंट्स है इस डिस्क पे है, वो पोजीशन पे डिपेंड कर रही है कि वो पॉइंट इस डिस्क पे कहाँ सिचुएटेड है या प्लेस्ड है। तो ये जो, अगर मैं इसको मैथमेटिकली दिखाना चाहूँ, दिस विल बी ए वेक्टर फील्ड विच विल बी ए फंक्शन ऑफ XYZ। एंड सिमिलरली ये टाइम के साथ भी वेरी हो सकता है। मान लो ये धीरे धीरे घूमना स्लो हो जाए,
दिस ओमेगा रिड्यूसेस विद टाइम, देन दिस वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है वो भी स्लोली डिक्रीज हो जाएगी, एंड इसका मतलब हर पॉइंट पे ये वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो जाएगी। अब मान लो मैं एक, जैसे पिछले एग्जांपल में लिया था, ये एक बॉडी है जिसमें अलग अलग टेम्परेचर हैं। मान लो ये, अब मैंने कुछ ऐसा इस बॉडी को डिजाइन किया कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है उसका टेम्परेचर T1 है, इस पे T1 प्लस डेल्टा T है, और इस पे T1 प्लस डेल्टा T डैश है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इन सब पे सेम टेम्परेचर है, इनको क्या कहा जाएगा, आइसोथर्म। आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर। सिमिलरली ये एक आइसोथर्म है और ये एक आइसोथर्म है। अब जैसे कि हमें पता है कि जो हीट एनर्जी है वो फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो हीट एनर्जी फ्लो करेगी ऐसे। अब जितना जितना टेम्परेचर डिफरेंस है उसके बेस पे, और इवन ये गैप कितना है उसके बेस पे डिपेंड करेगा कितनी हीट फ्लो हो रही है। तो दिस हीट फ्लो विल बी ए वेक्टर, ओके। और इसकी वैल्यू हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी और हर डायरेक्शन में भी वैल्यू बदल सकती है। तो ये हीट फ्लो क्या होगा, एक वेक्टर फील्ड होगा इन दिस बॉडी विच इज हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर एट डिफरेंट पॉइंट्स। अब मान लो मोर प्रिसाइजली हम मान लो करंट से देखना चाहें, लेट अस से कि क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो थर्मल वगैरह की बजाय करंट की एनर्जी लेना चाहें, तो मान लो एक डेल्टा क्यू चार्ज है जो पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है अक्रॉस ए सरफेस डेल्टा एस। जैसे ये वायर है एंड इस वायर में ये सरफेस है और इस सरफेस का ये नॉर्मल है। तो ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज नोन एज वॉल्यूम करंट डेंसिटी। मतलब इस वायर में जितना चार्ज पर यूनिट टाइम अक्रॉस ए सरफेस फ्लो कर रहा है उसको एक वेक्टर फील्ड से दिखाया जा सकता है, एंड दैट वेक्टर फील्ड इज कॉल्ड एज द करंट डेंसिटी फील्ड। अब मान लो इसी वायर में मैं एक सरफेस एरिया लूं जो ऐसे परपेंडिकुलर नहीं है, ये थोड़ा स्लांटेड है। मान लो जैसे कि करंट फ्लो कर रहा था इस सरफेस के परपेंडिकुलर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। मान लो करंट डेंसिटी ऐसे फ्लो कर रही है। अब मैं मान लो एक दूसरा सरफेस लूं जिस पे मुझे पता करना हो कि कितना चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा होगा। तो इसका नॉर्मल क्या होगा, इस सरफेस का नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो एंगल है, ये एंगल मान लो थीटा है, इन दो नॉर्मल्स के बीच में जो एंगल है ये एंगल मान लो थीटा है। तो करंट डेंसिटी के जो डायरेक्शन है वो तो डायरेक्शन ये है। तो देखा जाए तो बेशक ये सरफेस एरिया बड़ा है, बट जो चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू दिस सरफेस वो इस सरफेस से कम है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फील्ड लाइंस आएंगी वो सारी नहीं आएंगी, बट इसमें ज्यादा फील्ड लाइंस आ सकती हैं ऐसे। तो इससे पता लगता है कि अगर मुझे मान लो जो कोई दूसरा सरफेस है उसके अक्रॉस कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो निकालना हो, तो मैं कैसे करूंगा, करंट डेंसिटी का वेक्टर इनटू द सरफेस एरिया जो दूसरा लिया है, ये मान लो डेल्टा S2 है, और ये वेक्टर सरफेस एरिया का वेक्टर मतलब दिस AN जो नया इसका नॉर्मल है। तो दिस विल बी द चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लोइंग अक्रॉस दिस डेल्टा S2। तो इस तरीके से हम एक वेक्टर फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, और इस वेक्टर फील्ड से हम डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें करंट निकाल लिया दूसरे सरफेस, जो सरफेस परपेंडिकुलर नहीं था, किसी एंगल पे था करंट डेंसिटी की डायरेक्शन से, वो सब हमने कैलकुलेट कर लिया।
सो इस तरीके से हम वेक्टर फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट क्या होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जब कोई चीज टाइम के साथ वेरी कर रही होती है, मान लो पोजीशन है, वो टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो हमें पता है उस जो वेरिएशन है उसको कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। सिंपली हम अगर dx/dt डिफाइन कर दें और इनिशियल वैल्यू मुझे कहीं पता हो, तो मैं किसी भी अलग टाइम पे पोजीशन निकाल सकता हूँ। सिंपली x0 प्लस dx/dt इंटू डेल्टा टी। तो इस तरीके से टाइम के साथ जो वेरिएशन है वो तो इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। बट अपने केस में क्या है, जो फील्ड्स हैं, वेक्टर फील्ड है या स्केलर फील्ड है, कोई भी फील्ड है, वो क्या है पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है। जैसे मान लो ये बॉडी है, यहाँ टेम्परेचर कुछ था, यहाँ टेम्परेचर कुछ था, यहाँ टेम्परेचर कुछ था, यहाँ टेम्परेचर कुछ था, ठीक है। इस तरीके से ये अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग टेम्परेचर है। तो इसको कैसे डिफाइन करें, मतलब इस जो वेरिएशन है स्पेस के साथ, कोऑर्डिनेट्स के साथ, उसको कैसे डिफाइन करें। तो आइडिया लगता है कि मैं टेम्परेचर को एक्स के साथ उसका जो वेरिएशन है वो निकाल के देख लूँ, वाई के साथ जो वेरिएशन है वो निकाल के देख लूँ, या जेड के साथ जो वेरिएशन है वो निकाल के देख लूँ। बट इश्यू क्या है, मान लो इस पॉइंट पे मैंने मान लिया पहले एक्स एक्सिस इधर है, बट मैं तो फ्री हूँ, मैं एक्सिस के यहाँ भी इस तरफ भी चूज कर सकता हूँ, इस तरफ भी चूज कर सकता हूँ। तो इवन एक गिवन पॉइंट पे इसके वैल्यू मेरी चॉइस पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब है सिंपली सिर्फ एक ये जो डो टी बाई डो एक्स है, इट विल नॉट बी सफिशिएंट टू गिव मी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद दिस स्पेस। तो अब मेरे पास तीन आइटम है, ये डो टी बाई डो एक्स, डो टी बाई डो वाई, डो टी बाई डो जेड। अब हमें आइडिया है कि एक वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है। तो किसी तरह अगर हम ये मान लो आइडिया लगा लें कि ये जो तीन चीजें हैं दे आर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, हमें एक थोड़ा सा हंच सा है, आइडिया सा है कि दीज कैन बी कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि तीन क्वांटिटीज हैं, तो हो सकती है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हों, बट वी आर नॉट श्योर। हमें अभी कंफर्म नहीं है कि ये कंपोनेंट्स हैं या नहीं वेक्टर के। तो कैसे चेक करें अब इसको? तो जैसे हमने सेकंड लेक्चर में चेक किया था, मेरा सेकंड लेक्चर जो वेक्टर अलजेब्रा पे था या वेक्टर एनालिसिस पे था, उसमें हमने देखा था कि वेक्टर जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। जैसे कि वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं। अगर मैं मान लो एक्सिस ट्रांसफॉर्म करूं तो उसके कंपोनेंट्स भी ट्रांसफॉर्म होंगे, एंड दोस ट्रांसफॉर्म विल बी सिमिलर टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और हमने ये मैट्रिक्स डिफाइन भी करी थी कि मान लो ये एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम नए कंपोनेंट्स है, मान लो नई एक्सिस जो मैंने डिफाइन करी है उसके अकॉर्डिंग। तो हमने ये डिफाइन किया, पता लगाया था कोस थीटा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 1 1 1, और ये पुराने कोऑर्डिनेट्स थे। ये कब किस केस के लिए वैलिड है? जब मान लो ये एक्स वाई है, इसको मैं शिफ्ट कर दूं या रोटेट कर दूं बाई एंगल थीटा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। तो कोई भी अगर वेक्टर होगा, मान लो फोर्स का कोई वेक्टर है, उसका कंपोनेंट एक्स ये है, एफ वाई वाई डायरेक्शन में ये है और जेड डायरेक्शन में ये है, तो ये वेक्टर तभी होगा जब एफ एक्स डैश विल बी सिमिलरली ट्रांसफॉर्म्ड लाइक दिस। क्यों? क्योंकि एक्स डैश कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, एक्स कोस थीटा
वाई साइन थीटा एंड जेड। तो जो कंपोनेंट है वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा तभी। तो ये एक क्राइटेरिया था अपना ये डिसाइड करने का कि ये जो कोई गिवन क्वांटिटी है ये वेक्टर है या नहीं है। दूसरा एक क्राइटेरिया था कि हमने देखा था कि a डॉट बी एक स्केलर देता है, जो कि अब स्केलर का हमें पता है कोई सा भी मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करूं ये स्केलर नहीं बदलेगा। तीन मान लो कोई नंबर 3 है, वो 3 ही रहेगा, वो 10 नहीं हो सकता, 3 cos थीटा नहीं हो सकता अगर ये स्केलर है। तो अगर मैं बेशक कोऑर्डिनेट एक्सिस से उनको ट्रांसफॉर्म करूं तो किसी भी तरीके से। अब मान लो मेरे पास कंफर्म है कि मान लो ए एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स है ए एक्स एक्स डायरेक्शन में और ए वाई वाई डायरेक्शन में और ए जेड जेड डायरेक्शन में। और मेरे पास दूसरा कोई है B1 B2 B3 कंपोनेंट है जिसका मुझे आइडिया नहीं है कि ये वेक्टर के कंपोनेंट है या नहीं है, बट एनी हाउ मुझे एक आइडिया लग जाए कि ए एक्स B1 प्लस ए वाई B2 प्लस ए जेड B3 कोई स्केलर है। तो ये इस कोरोलरी से हम पता लगा सकते हैं कि B1 B2 B3 किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, वो वेक्टर B है और वो कंपोनेंट कैसे हो जाएंगे AX B2 AY प्लस B3 AZ। तो फाइनली मुझे क्या पता लगाना है, मुझे एक ऐसा स्केलर ढूंढना है जो किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लगे। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम अपना फिर से वही एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक मैंने एक बॉडी बनाई है जिसमें ये पॉइंट P1 है, इस पे टेम्परेचर मान लो T1 है और ये पॉइंट P2 है, इस टेम्परेचर T2 है। मान लो T2 माइनस T1 क्या है डेल्टा T। तो डेल्टा T क्या है, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ये तो एक स्केलर है। अब ये जब तक मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में टेम्परेचर नापूंगा एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये डेल्टा टी अगर मान लो टाइम टेम्परेचर इनके जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे तो सिंपली एक स्केलर है। मैं बेशक कोई सी कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लूं तो दिस डेल्टा टी विल बी ए स्केलर। सिमिलरली मान लो कोई मैं टेरेन थी उसकी हाइट मेजर कर रहा हूँ, यहाँ P1 पे हाइट H1 है और यहाँ P2 पे हाइट क्या है H2 हाइट है। तो H2 माइनस H1 क्या होगा, वो भी एक स्केलर होगा। अब मैथमेटिक्स से हमें आइडिया है कि जो डेल्टा H या कोई डेल्टा T उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ। ये जो स्केलर फील्ड है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के साथ प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन y के साथ इंटू डेल्टा y प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन z के साथ इंटू डेल्टा z प्लस सम हायर ऑर्डर इन्फिनिटेसिमल्स विच विल गो टू 0 जब हम लिमिट लेंगे कि डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z 0 को टेंड करेंगे। ये कुछ नहीं, सिंपली हमने टेलर सीरीज जो एक्सपेंशन था उससे डिराइव कर सकते हैं। ओके। और दूसरा आई विल सजेस्ट यू ए गुड सोर्स, वेक्टर एंड डिफरेंशियल इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस बाय एन पिस्कुनोव। बहुत छोटी छोटी 2 बुक्स हैं, उनको अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये दे रखा है कि कैसे मैं एक फंक्शन जो है किसी 3 वेरिएबल का है उसका डिफरेंशियल कैसे निकाल सकता हूँ। तो ये एक फॉर्मूला है। तो मुझे इसमें दिख रहा है कि डो h बाई डो x इज मल्टीप्लाइड विद डेल्टा x। सिमिलरली डो h बाई डो y डेल्टा y से मल्टीप्लाइड है और डो h बाई डो z डेल्टा z से मल्टीप्लाई है। वेयर मान लो ये क्या है x y z है और ये P2 पॉइंट क्या है x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y और z प्लस डेल्टा
जेड पे है। ठीक है, तो ये डेल्टा एच है। अब मान लो मैं ये एक वेक्टर मान लेता हूँ डी एल या डेल्टा एल, जैसा कि हमने अपने आई थिंक लेक्चर नंबर 4 या 5 में देखा था, जिसमें हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें हमने देखा था डेल्टा एल क्या डिफाइन किया जा सकता है, डेल्टा एक्स ए एक्स, डेल्टा वाई ए वाई, डेल्टा जेड ए जेड। ओके, तो ये तो शॉर्ट हमने देख लिया, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसके ये 3 कंपोनेंट्स हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। अब ये तो पता लग गया कि ये एक वेक्टर के कंपोनेंट्स ये तीनों, प्लस में ये पता है कि ये स्केलर है। इसका मतलब ये जो 3 है, डो एच बाई डो एक्स, डो एच बाई डो वाई, डो एच बाई डो जेड, ये तीनों किसी वेक्टर के कंपोनेंट है। और वो वेक्टर मान लो मैंने क्या डिफाइन कर दिया, h इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर हाइट फील्ड, एंड उसकी वैल्यू क्या होगी, डो एच बाई डो एक्स ए एक्स, डो एच बाई डो वाई ए वाई, प्लस डो एच बाई डो जेड ए जेड। अब हमें पता है कि ये जो हाइट का डिफरेंस है वो कैसे लिखा जा सकता है इन डॉट प्रोडक्ट फॉर्म। ये जो एक नया वेक्टर मिला वो प्लस डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डिफरेंस है वैल्यूज में, ये मैक्सिमम कब होगा, जब डेल्टा एल और डेल्टा एच एक ही डायरेक्शन में होंगे, मींस कोस थीटा विल बी इक्वल टू 1, मतलब थीटा कब होगा, 0 होगा तब, मतलब ये एक सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इससे मुझे क्या आइडिया लग रहा है कि दिस जो क्वांटिटी है ग्रेडियंट ऑफ एच है, ये क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है डायरेक्शन इसकी क्या होगी, वो डायरेक्शन जहां जो हाइट की वैल्यूज जो चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज है, उस डायरेक्शन में मैक्सिमम है। मीन्स इस ग्रेडियंट की डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज इज मैक्सिमम, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस ग्रेडियंट। ओके, सो क्लियरली नाउ आई कैन राइट दैट gradient of a scalar field gives both magnitude and direction of maximum space rate of change of the scalar field of this scalar field। तो ये जो प्रॉपर्टी है हम कई जगह यूज करेंगे कि जो ग्रेडियंट है वो हमें डायरेक्शन एज वेल एज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज देता है किसी भी स्केलर फील्ड का। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो हमने डिफाइन किया है ग्रेडियंट ऑफ दिस स्केलर फील्ड, ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन किया है। मान लो मुझे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करना, वो कैसे करूंगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हमने लेक्चर नंबर आई थिंक 4 होगा जिसमें हमने ये देखा था, जब हमने वेरियस कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने शुरू किए थे उसमें देखा था कि जब जब ये डिफरेंशियल एक लेंथ नहीं है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस विद ए मीट्रिक कोफिशिएंट। तो जैसे स्केल जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा तो डी आर तो सिंपली डी आर ही रहेगा बिकॉज इट इज ए लेंथ, बट डो फाई को लेंथ में कन्वर्ट करने के लिए आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डी जेड तो लेंथ है ही, डी जेड रहेगा। तो सिंपली डो एच बाई डो एक्स, अब एक्स आर में आर के साथ इंटरचेंज हो जाएगा तो सिंपली डो एच बाई डो आर, बट डो एच बाई डो वाई जो है इट विल बी चेंज विद फाई। अब फाई तो अकेला लेंथ है नहीं, उसको लेंथ बनाने के लिए मुझे आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डो एच बाई डो जेड क्या है उसको सिंपल सेम रख देंगे। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट कैसे डिफाइन होगा, डो एच बाई डो आर प्लस 1 बाई आर डो एच बाई डो फाई
and this will be AR, A phi and dou H by dou Z AZ। तो इस तरीके से हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ग्रेडियंट डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली स्फेरिकल में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, बट आई विल लीव दिस एज एन एक्सरसाइज टू यू एंड आई विल राइट ए जनरल एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेडियंट ऑपरेटर और द डेल ऑपरेटर, दिस डेल ऑपरेटर। अब इन सब में देखो एक चीज कॉमन है, मतलब मैं डो बाई डो एक्स ए एक्स, डो बाई डो वाई ए वाई, डो बाई डो जेड ए जेड को बाहर निकाल लूँ और एच को बाहर निकाल लूँ तो लिख सकता हूँ ऐसे। तो ये जो क्वांटिटी है इसको ग्रेडियंट ऑपरेटर बोला जाता है या फिर डेल ऑपरेटर बोला जाता है। तो ये डेल एक वेक्टर ऑपरेटर बन गया, ऑपरेटर है, पूरा वेक्टर नहीं है। ये किसी स्केलर पे ऑपरेट करेगा तो इट विल गिव यू ए वेक्टर। तो जो वेक्टर का अलजेब्रा है इट अप्लाइज ऑन दिस ऑपरेटर, बट ऑपरेटर अलजेब्रा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि एच डेल इज स्टिल एन ऑपरेटर which is hungry to operate on something or differentiate something, some quantity, some scalar quantity. But del H is a vector which gives the gradient or the maximum rate of change of this scalar quantity with respect to the space. Okay, so this is the difference. जब हम ऑपरेटर कैलकुलस में डील करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि ऑपरेटर की पोजीशन कहाँ है, इसकी जो पोजीशन है वो ध्यान रखने वाली चीज है। अगर ये राइट में इस पोजीशन पे है तो इसका मतलब अभी स्टिल दिस इज एन ऑपरेटर एंड इट विल कंटिन्यू टू वेट फॉर सम क्वांटिटी टू ऑपरेट अपॉन। बट अगर यहाँ पे इसकी पोजीशन ये है तो इट शोज कि ऑलरेडी इसको क्वांटिटी मिल गई है टू ऑपरेट अपॉन एंड इट विल वर्क एंड गिव यू ए वेक्टर। सो दिस इज व्हाट इज द कैलकुलस ऑफ द ऑपरेटर। तो मैं एक जनरल एक्सप्रेशन जो कि सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एप्लीकेबल है ग्रेडियंट ऑपरेटर की लिख देता हूँ। डेल कैन बी रिटन एज AU1 डो बाई H1 डो U1 प्लस AU2 where these are unit vectors, H2 डो U2 प्लस AU3 डो बाई H3 डो U3। ये जो जनरल एक्सप्रेशन हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ये H1 H2 H3 कुछ नहीं, सिंपल मेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। जैसा कि हमने देखा कि इसमें मेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही है, इसमें मेट्रिक कोफिशिएंट R है तो H2 यहाँ पे R है और H3 यहाँ पे अगेन 1 है तो H3 1 है। ये H1 H2 H3 मैंने सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम के आपको बताए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। जैसा कि मैंने सिलेंड्रिकल का यहाँ दिखाई दिया, स्फेरिकल का भी सिंपल बता सकता हूँ। स्फेरिकल में R थीटा और फाई होता है, उसमें मेट्रिक कोफिशिएंट इसका तो 1 होता है, इसका R होता है और इसका R साइन थीटा होता है। तो ये H1 होगा, ये H2 होगा, ये H3 होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, तो और ये U1 U2 U3 सिंपली क्या है, इसमें R थीटा फाई है, A थीटा A फाई। सिमिलरली ये AX AY AZ था अपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था कार्टेशियन में इसमें, और सिलेंड्रिकल में AR A फाई AZ था। तो इस तरीके से हम जो एक ग्रेडियंट ऑपरेटर है उसको डिफाइन कर सकते हैं और दिस इज ए वेक्टर ऑपरेटर। और इसका जो कैलकुलस है सिमिलर है वेक्टर कैलकुलस से, बट ऑपरेटर कैलकुलस थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि ऑपरेटर किस पे ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लक्स और डाइवर्जेंस देखेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं डाउट डिस्कशन के लिए। थैंक यू।